अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ये कंफर्म कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। जो सही हो गया है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो उनको उनकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर्स उनको मिल जाएंगे ना। आज हमारा टॉपिक जो है वो पैराग्राफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बाकी और ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है, सो वो भी आपकी एक एक्सरसाइज है जो आपने सॉल्व करनी है। वो भी डायरेक्ट राइटिंग से लिंक है। सो आज जो हम डिस्कस करते हैं, पहले हम एक स्टूडेंट ने एक पैराग्राफ सेंड कर लिया था। सो उसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं। फिर हम पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर बोरिंग नहीं होगा, आप लोग इसको कंप्लीट सुन सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करता हूँ ना। 1 मिनट। सही हो गया। अच्छा, ये आप लोग पैराग्राफ देख लें। ये स्टूडेंट ने एक पैराग्राफ लिखा है कि एडवांटेज एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स ना। इसके बारे में इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है। अब इसकी मिस्टेक्स आप देख लें। इन्होंने ये पैराग्राफ के बाद हम फिर वो टॉप काइंड्स ऑफ सेंटेंस और फिर हम जो है पैराग्राफ स्ट्रक्चर जो इस तरह होना चाहिए उसको हम डिस्कस करते हैं ना। सो इसका आप देख लें। इसने देखें, एक तो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि इंडेंट स्पेस जो है ना, ये इंडेंट स्पेस तो देना चाहिए ना। एक इंडेंट स्पेस। और बाकी इस सेंटेंस को देख लें कि मोबाइल फोन्स हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ और लाइफ। मोबाइल फोन्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ। मोबाइल फोन्स आर एसेंशियल पार्ट। यहाँ पर एन भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आप एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मोबाइलों की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका नीचे देखें, इसने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया। फिर यहाँ पर ये उसके स्पेलिंग्स के इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। अब इनको आप देख लें। और इसमें उसने यहाँ पर एंड इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देख लें, आल्दो दे आल्सो अफेक्ट एट होम इन हेल्थ। आल्दो दे आल्सो अफेक्ट, अब ये अफेक्ट भी उसने गलत लिखा है। ये ए के साथ होना चाहिए। अगर आप वर्ब की बात करते हैं तो फिर वो ए के साथ होना चाहिए। तो फिर आप नाउन की बात कर रहे हैं। और ये आल्दो से जुमला स्टार्ट होगा, ये डिपेंडेंट क्लास होता है। अब यहाँ पर अगर आप फुल स्टॉप कर लेते हैं तो ये आपने इनकम्प्लीट जुमला लिखा है। सो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना चाहिए था उसको। सो ये भी उसने यहाँ पर मतलब ये सेंटेंस की काइंड्स उसको नहीं आती और वो ठीक से यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है। और निचला सेंटेंस भी इसका कुछ ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। सो इसको अगर आप देख लें राइटिंग को, एक तो इसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक। अब ये एडवांटेज देख लें, एडवांटेज। अब यहाँ पर इसका जो ये इसने लिखा भी ओ है। डिसएडवांटेज, ये ए इसने ओ लिख दिया है। और ये स्पेलिंग मिस्टेक इससे हो रही हैं। वर्ड्स क्लियरली नहीं लिख रहा। अब ये कम्युनिकेशन देख लें, कम्युनिकेट। और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका वीक है और इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का ठीक से नहीं पता। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस उसने बिल्कुल गलत बनाया है ना। ये इनकम्प्लीट जुमला यहाँ पर आ रहा है। सो ये बेसिक मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसमें भी इशू है तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा नहीं है। इसने रीडिंग बहुत ज्यादा नहीं की। और इसकी बेसिक जो है राइटिंग प्रैक्टिस इसने ज्यादा नहीं की। राइटिंग इसने मैक्सिमम चेक नहीं कराई, तो ये उसके इश्यूज आ रहे हैं ना। सो इन इश्यूज को सो ये डायरेक्ट लिंक है टॉपिक्स वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से ना। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और नीचे उसके हम मैंने मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है जिसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है ना। 1 मिनट। हाँ, ये आप लोग देख लें। सो 1 मिनट। सही हो गया। अच्छा,
अभी हम ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं, फिर हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं ना। ये टोटल 9 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंस की काइंड्स को डिस्कस करने के बाद नीचे एक मॉक टेस्ट है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। 1 मिनट में आप लोगों को दिखा दूं ये मॉक टेस्ट जो एमसीक्यूज के हवाले से है ना, कि शी लाफ्ड एंड क्लैप्ड हर हैंड्स, ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स है? ये दूसरा नंबर देख ले कि आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड, ये कौन सा जुमला है? क्या ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड कम्प्लेक्स है? ऑल्दो इट रेन्ड वी प्लेड आउटसाइड, अब इसमें सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स ये कौन सा सेंटेंस है? अगर आपने ऊपर रूल्स पढ़े हुए हैं सो इसको आप इजीली कर सकते हैं। ये देख ले, आफ्टर मूवी एंडेड वी एट डिनर एंड वी डिस्कस्ड द प्लॉट, अब ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये राइटिंग में भी यूज होते हैं, और यहाँ से वो एमसीक्यू सेंटेंस करेक्शन के अंदर दे सकता है। वो जो सेंटेंस ये जो 10 मार्क्स के आते हैं हर साल सीएसएस के, प्रेसिडेंट कंपोजिशन का जो पेपर होता है उसमें 10 मार्क्स के ये आते हैं। सो ये आज हमारा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, अगर आपने पहले इसको कवर नहीं किया हुआ तो इसको आप कवर कर लें। और ये टेस्ट जिस तरह भी अगर सेंटेंस करेक्शन यहाँ से बनते हैं या वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से या राइटिंग में, तो आप इनको अपने इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे अभी स्टूडेंट ने राइटिंग की थी तो उसके राइटिंग में वो इश्यू नजर आ रहा था, तो वो उसको अगर ये पता होता जुमलों का तो वो गलतियां वो न करता। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये 5 काइंड्स आपको आनी चाहिए, ये वाले। ये इनका डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं ना, वहां पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, सही है। सो ये अगर आपको नहीं आते ये सिंपल सेंटेंसेस, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये हमारे पास 5 काइंड्स हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, ये हमारे पास 4 काइंड्स हैं। ठीक है, ये 4 काइंड्स हैं और ये 5 काइंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है, ये वाले 5 जो हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। सो ये अगर आपको क्लियरली नहीं पता तो वो फिर वहां पर वो चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं उनकी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन एक अलग टॉपिक है, उसको हम वहां पर पढ़ेंगे। सो वहां पर एग्जैक्ट यही चीजें यूज होंगी, तो इसका आने, इन चीजों का आना चाहिए। बाकी ये देख लें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, सो ये वाली चीजें जो हैं, ये भी राइटिंग में डायरेक्ट लिंक हैं, ये भी आनी चाहिए। इस तरह भी स्टूडेंट ने ये कम्प्लेक्स सेंटेंस का उसने गलत इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये है। बाकी ये जो 5 जुमले हैं ये वाले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, इसको हम देख लेते हैं। ये आसान है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं, इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट जिसमें हम बयान करते हैं ना। इंट्रोगेटिव जुमले जिसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, ओपिनियन और ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी के अंदर आते हैं, सवाल जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसी के अंदर आते हैं। वेयर डू यू लिव, आर यू कमिंग टू द पार्टी, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, सो ये जुमले भी इसी में आते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ये किधर चला गया? हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले होते हैं जिसमें हम हुक्म देते हैं कि प्लीज क्लोज द डोर या टर्न ऑफ द लाइट, कम हियर, गो दियर। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है, इसमें किसी गम या खुशी का इजहार किया जाता है, वो वाले जुमले हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें हम आखिर में अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं, इस किस्म का एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगा देते हैं। ठीक है, कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, दिस इज अमेजिंग, सो इस किस्म के जज्बात का इजहार जिसमें किया जाता है। ठीक है, और ये अपडेटेड सेंटेंस वो जुमले होते हैं जिसमें जिसमें दुआ या बदुआ का जिक्र हो, कि मैं यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, इसमें अपस्ट्रॉफी भी यूज होती है, अपस्ट्रॉफी के बगैर भी हम यूज करते हैं। सो ये वाले सेंटेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये तो किसी हद तक इजी हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है,
मुझे ये बताएं कि इसमें कोई इशू है या ये वाले सेंटेंसेस आप लोगों को आसान लग रहे हैं? इसमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के हवाले से। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? उस्मान साहब आप बता दीजिए क्या, या वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है? हेलो। हाँ उस्मान साहब, आवाज आ रही है? आप लोग रिप्लाई रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं मुझे। अच्छा सही हो गया। चलो ठीक है, क्लियर सही हो गया। मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था। अच्छा, ये टॉपिक आई होप कि ये क्लियर होगा। ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये वाले फाइव। लेकिन आपने ये वाले फाइव समझने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखें, इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन जरूरी है। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो डिपेंडेंट क्लासेस कितनी ले रहा है और इंडिपेंडेंट कितनी ले रहा है। कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और कितनी इंडिपेंडेंट होती हैं, और ये फिक्स होती हैं। उसका अपनी एक डेफिनेशन है। सो वो फिर आपको पता होनी चाहिए। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस उसकी क्या। ये क्या इशू है? ठीक है, 1 मिनट। हाँ अब क्लियर है? स्क्रीन, आवाज क्लियर आ रही है? मुझे एक बार बता दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूँ फिर। हाँ सही हो गया, सही है। नेट थोड़ा सा शायद इशू कर रहा है। अच्छा ये देख लेना। अच्छा, सिंपल सेंटेंस देखें, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये राइटिंग में भी यूज होते हैं। और ये वो वन पेपर एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वहां पर भी यहाँ से वो खाली जगह बना सकते हैं एमसीक्यूज। अगर आप लोगों ने उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप लोग देख लें। सिंपल सेंटेंस एक ही जुमला होता है, सादा जुमला। ठीक है। एक ही क्लास होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट, एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास जो है, एक ही जुमला जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, ही वेंट टू लाहौर, आई एम यूजिंग मोबाइल फोन, आई एम स्पीकिंग, या आई एम लिसनिंग। तो इस किस्म के जो जुमले होते हैं ना, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। चलो ये तो आसान है, सही है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में इसकी डेफिनेशन देख लें। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो या दो से ज्यादा जुमले आपस में मिला लेते हैं। लेकिन वो जुमले जो होंगे, दो जुमले होंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट जुमले होंगे, इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे जो अकेले स्टैंड कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस को जब आप आपस में जोड़ लेते हैं, दो या दो से ज्यादा जुमले, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा जुमले वो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दो या दो से ज्यादा जुमले जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़ते हैं, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या मतलब हुआ? ये देख लें, फैन बॉयज, ये उसका एक्रोनिम है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये फॉर एंड नार बट और येट सो, इसके जरिए, ये जो है ना, फॉर एंड नार बट और येट सो, इसके जरिए जब हम दो या दो से ज्यादा जुमले मिलाते हैं, सो उसको कंपाउंड सेंटेंस फिर कहते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल देख ले नीचे। ये माय नेम इज आफ्ताब एंड आई रीड इन 8th क्लास। ठीक है। अब ये एंड के जरिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मैंने इस्तेमाल कर लिया है, और आखिर में मैंने ये बीच में मैंने कामा का इस्तेमाल भी कर लिया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आप कामा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये एक जुमला है, यहां से लेकर यहां तक एक जुमला।
और यहां से लेकर यहां तक एक जुमला, ये मैंने एंड के जरिए मिला दिया है, और साथ मैंने कॉमा का इस्तेमाल भी किया है। ठीक है। ये एंड क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए दो या दो से ज्यादा जुमले मिलाने को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा जुमले आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए मिलाते हैं, सो वो फिर जो है कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये यहां से लेकर यहां तक ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसके अंदर ये यहां से लेकर यहां तक जो जुमला है, ये भी इंडिपेंडेंट स्टैंड कर सकता है। इसको आप अकेला एक जुमला लिख सकते हैं, इसके सामने फुल स्टॉप आप लगा सकते हैं। ठीक है। माय नेम इज आफ्ताब, ठीक है, एक जुमला है इंडिपेंडेंट। और ये आई रीड इन एट क्लास, इनको भी जुदा जुदा कर सकते हैं। अब तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो या दो से ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जो अकेले स्टैंड कर सकते हैं, उनको हमने एंड के जरिए जोड़ लिया। सो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है। अब ये देख ले, माय नेम इज आफ्ताब एंड ये आई रीड इन दैट क्लास। अब ये जो एंड है, एंड और ये जो कामा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेमी कॉलन के साथ। ठीक है। सेमी कॉलन के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये देख ले, ये एक आंक और एक मूंछ, इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो कामा है और एंड है, ये कामा एंड रिप्लेसेबल है सेमी कॉलन के साथ। सेमी कॉलन आप इसकी जगह पर एंड और कामा की जगह पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो यहां तक क्लियर है, या कोई जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं, अगर जहन में कोई क्वेश्चन है यहाँ तक कंपाउंड सेंटेंस के हवाले से। कोई क्वेश्चन जहन में आ रहा है? सही हो गया, सही है। हाँ। अच्छा, ये नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि फैन बॉयज फॉर एंड नार आर बट येट, सो इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये वाले। ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिएगा कि, हाँ ये देख लें, ये उसके एग्जाम्पल आपके बहुत सारे मिलेंगे, ये कंपाउंड सेंटेंस, ये आप देख लें। She wanted to go to the party and he agreed to join her. I finished my homework and I turned it in on time. He likes tea, but she prefers coffee. They tried to fix the car, but it still would not start. ठीक है, ये एंड आर बट नॉट, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए दो जुमलों को उन्होंने मिलाया हुआ है। बीच में कामा जरूरी है। अब इसमें एमसीक्यूज वो कैसे बनाएगा? कंपाउंड सेंटेंस से वो एमसीक्यूज या सेंटेंस करेक्शन में ऐसा दे सकता है कि वो या तो ये दे देगा, ये एंड कामा के साथ वो कोई खिलवाड़ करेगा, या फिर ये सेमी कॉलन जो है, इसको यहाँ पर वो सेमी कॉलन भी यूज कर लेगा और साथ एंड भी यूज कर लेगा। फिर तो गलत है ना। एंड और कामा को अगर आप हटाना चाहते हैं तो फिर आप उसकी जगह पर सेमी कॉलन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर एंड कामा यूज करो। ये कामा और ये कंपाउंड सेंटेंस के लिए शर्त है। ठीक है। उसकी पहचान भी आपको ऐसे ही होगी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, बीच में कामा होगा, तब जाकर ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। सही है। बाकी आप इसको देख लेनी चाहिए, एग्जांपल्स हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा ये फाइल ग्रुप के अंदर। बाकी ये कम्प्लेक्स सेंटेंस देख लें। बाकी ये आज आखिरी क्लास है, चूंकि डेमो क्लासेस दो हो गई हैं, जिन्होंने भी वो ज्वाइन करना है तो वो फिर अलग ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। राइटिंग भी इस तरह से जूम ऐप के ऊपर उनकी चेक होगी, और राइटिंग में जो सेंटेंस के इश्यूज होंगे ग्रामर के, वो भी मैं इस तरह कवर करवाऊंगा, चाहे वो पैराग्राफ फिर शॉर्ट ऐसे या जो भी राइटिंग करना चाहते हैं, और जो भी इश्यूज हैं जितने भी ना, वो इंशाल्लाह इसी में कवर होंगे। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको आप देख लीजिएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस की आप डेफिनेशन देख लें। कम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। एक इंडिपेंडेंट जुमला होता है, एक या एक से ज्यादा, एक या दो डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। ठीक है, जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, जिनको आप अकेला नहीं ले सकते, वो उनको सेंटेंस के साथ मिलाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है।
इनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़ते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? ये जितने भी हमारे पास हैं कि ऑल दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, वेयर इज, व्हाइल, हो, ये भी लिखे हुए हैं सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। सो ये कंजंक्शन का टॉपिक भी है इनडायरेक्टली, तो वो भी आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पर ना। सो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जब हम दो जुमलों को जोड़ते हैं तो वहां से कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब ये देख लें, अब फॉर एग्जांपल ये जुमला आपके सामने आ गया है कि ये कौन सा जुमला है, कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है? जाहिर सी बात है ये कंपाउंड सेंटेंस तो इसलिए नहीं है क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम यूज करते हैं, एंड, फॉर, नार, आर, बट, येट, सो। कोऑर्डिनेट, इसमें तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इसमें तो आल दो का इस्तेमाल हुआ पड़ा है। आल दो था हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जो दो जुमले मिलते हैं तो वो फिर तो कम्प्लेक्स सेंटेंस उनसे बनता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप रजिस्टर पे या गाइड पे या इसका प्रिंट निकाल लें, फिर ये आपके पास आ जाएंगे ये चीजें, ठीक है। इसमें एक रूल है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, ये जब सेंटेंस के बीच में आते हैं फिर आप कॉमा यूज नहीं करते। ये देख लें बीच में आया हुआ है, यही जुमला मैंने नीचे लिखा हुआ है, ही वॉज स्टिल हैप्पी। ये जुमला पहले ऊपर वाला देख लें कि ही वॉज स्टिल अनहैप्पी ऑल्दो ही वॉज वेल्थी। वो अभी तक नाखुश था अगरचे वो अमीर था। ऑल्दो ही वॉज वेल्थी, अगरचे वो अमीर था, ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वो अभी तक खुश नहीं था, ठीक है। सो ऑल्दो, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अगर आप जुमले के स्टार्ट में यूज करेंगे फिर तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर अगर स्टार्ट ही आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से आप ले रहे हैं तो बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब ये इनको आप अकेला नहीं लिख सकते, ये ऑल्दो, ऑल्दो ही वाज वेल्थी, अब यहां पर फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते, ठीक है। फुल स्टॉप के लिए जो है इन दोनों को जो है, अब ये दूसरा जुमला आपने साथ इसके साथ मिलाना होगा, ठीक है। इसको भी आप इस तरह ही देख लें, ये जब जब बीच में आ जाएगा तो फिर कामा नहीं लगाना पड़ेगा, स्टार्ट में ले आओगे तो फिर कामा लगाओगे, बस ये जेन में रख लें, ठीक है। सो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, ऊपर हमने कंपाउंड सेंटेंस के हवाले से एक चीज मिस की है। आपने कंपाउंड सेंटेंस लिख लिया है, आप कैसे उसको श्योरिटी, कैसे आप उसको चेक करेंगे कि आप कंपाउंड सेंटेंस ठीक है या नहीं? ये तीन क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो आपका कंपाउंड सेंटेंस फिर ठीक हो जाता है, कंफर्म ना। डज ईच क्लास कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब? दो जुमले जो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के जो ऊपर हमने पढ़ा है, उसमें दो जुमले जो आपने जोड़ लिए हैं क्या वो दोनों दोनों का अपना सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं है? तो डेफिनेटली होगा। ये देख लें, कैन ईच क्लास टेन अलोन टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट वर्ब? क्या दोनों क्लासेस जो दो इंडिपेंडेंट या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस जो हमने कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़े हैं, क्या वो दोनों या दो से ज्यादा वो अकेले स्टैंड कर सकते हैं, उनको आप अकेले जुमले के तौर पर लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। को आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया है और वो अकेले अकेले स्टैंड भी कर सकते हैं, उनको आप अकेले अकेले जुमले के तौर पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू आर क्लोजली रिलेटेड एंड इक्वल और सिमिलर इंपॉर्टेंस। अब ये दो जुमले जब आप जोड़ लेते हैं ना तो ये उनकी सिमिलैरिटी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ही वॉज टायर्ड फॉर एग्जाम्पल येट ही केप्ट वर्किंग। अगर वो जो है ना थका हुआ था फिर भी उसने काम करना जारी रखा, तो ये उसी के बाद वो थका हुआ था और उसने ही काम जारी रखा, वो एक बंदे के बारे में है कि वो थका हुआ था और उसने काम जारी रखा। अगर आप कहते हैं कि वो थका हुआ था और किताबें बड़ी जरूरी है, अब वो एक बंदा थक गया है और आप दूसरा जुमला आपने लिखा है ही वॉज टायर्ड एंड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बुक्स का उससे क्या लिंक है कि बुक जरूरी है? वो बेचारा थका हुआ है और आप कह रहे हैं कि बुक्स जरूरी है, तो ये फिर रिलेटेड का कह रहा है कि क्लोजली रिलेटेड भी वो होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको लोग बताया है। ये हाँ, चलो ठीक है।
बाकी कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, ये एग्जांपल आप लोगों की नजरों के सामने है। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये माइक की जगह पे नहीं रुक रहा। अच्छा हाँ, इफ इट रेन्स टुमारो। अब ये इफ जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इससे हमने स्टार्ट किया है तो बीच में कामा लगाएंगे और एक इंडिपेंडेंट क्लास उसके साथ जोड़ लेंगे। अब अगर इसी इफ को बीच में ले आओ तो फिर कामा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। आल दो इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट में तो बीच में कामा लगाएंगे और एक इंडिपेंडेंट क्लास इधर जुड़ जाएगा, जुमला एक। अब इसी आल दो को अगर आप बीच में ले आओगे तो फिर कामा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज स्टार्ट में आ जाएगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये बीच में आ जाए फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, बस इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। यहाँ तक क्लियर है या कोई जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ये वाले हैं, इसके अलावा सही हो गया ये। अच्छा, लास्ट वन को रिपीट हम करते हैं। लास्ट वन आप कौन सा पूछ रहे हैं? ये वाला सही है। मैंने ये कहा है कि, अच्छा लास्ट वन आप कौन सा पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं या कम्प्लेक्स सेंटेंस पूछ रहे हैं? उसको आप क्लियर करें ना। आप कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पूछ रहे हैं। सो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है या रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है कि एक चीज समझ ना आए पैराग्राफ की या किसी चीज की, तो दो तीन मरतबा पढ़ने से वो फिर खुद भी समझ आने लग जाती है। और हाँ, कम्प्लेक्स सेंटेंस, चलो ठीक है। ये असल में ये फाइल मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से अरेंज की हुई है। सो इसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके सारे मसले एक ही जगह पर जल्दी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डेफिनेशन शायद शायद आपको कंफ्यूज कर ले। ये जो डेफिनेशन इसकी है आप गूगल से देखेंगे, इधर उधर चेक करेंगे तो शायद डेफिनेशन आगे पीछे हो। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये फिक्स चीजें हैं जो मैंने, ये ऑथेंटिक है जो मैंने यहाँ पर अरेंज की हैं, तो यहाँ से फिर आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जब आप चार या पांच जुमले आपस में जोड़ लेते हैं ना तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस। दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में जोड़ लेते हैं। ये बहुत लंबा जुमला हम लिख लेते हैं। इतने लंबे जुमले लिखने नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, ये देख ले, आई लाइक चॉकलेट बिकॉज इट इज स्वीट। ये देखें बिकॉज, ये कौन सा ये कौन से वो है? अ, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लास है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो जुमला स्टार्ट होता है वो डिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का मेन फर्क ही यही है कि वो जो है डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है और इंडिपेंडेंट क्लास वो वहां से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, आई लाइक चॉकलेट बिकॉज इट इज स्वीट एंड आई ऑल्सो लाइक टी बिकॉज इट इज डिलीशियस। ठीक है, ये भी इस तरह से है। ये ब्लैक कलर वाला इंडिपेंडेंट और ये रेड कलर वाला डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, ये इस तरह जुड़ा हुआ है कंप्लीट जुमला। ये नीचे एग्जांपल भी आप लोग देख लीजिएगा और ये डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे एग्जांपल नीचे मौजूद हैं। और ये देख लें, नीचे भी मैंने इसको क्लियरली लिखा हुआ है सारा। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो इन जुमलों के अंदर ना, तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी टेक्स्ट कर लीजिएगा। और ताकि मैं आपसे फिर वो डिस्कस कर लूँ। ये टेस्ट आपने, अगर आपने सारी चीजें ऊपर वाली याद कर ली हैं, फिर आप ये एक टेस्ट भी कर लें आप। अगर वाकई क्लियरली आपको आती हैं ये वाली चीजें, मैं आपको सिर्फ दो बता देता हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा। ये देख लें, आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टू टायर्ड। ये कौन सा, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि दो जुमले हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़े हैं और हमने कामा इस्तेमाल किया है। और ये कामा और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम सेमीकोलन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। अच्छा, ये कौन सा जुमला है? थर्ड नंबर आप चेक कर लें। Although it rained, we played outside.
ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। जो जब दो जुमलों को सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए जोड़ लेते हैं तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और ये जो जुमला यहां से लेकर ये एक जुमला है यहाँ तक, ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। जो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो वो डिपेंडेंट क्लास होती है। और जब स्टार्ट में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप लगा लेते हैं तो बीच में आपको कामा लगाना पड़ेगा। और दूसरा आपको इंडिपेंडेंट क्लास भी, जुमला भी एक साथ मिलाना पड़ेगा। सो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशंस और एग्जांपल अगर आपको याद हैं तो नीचे वाले सारे आप खुद कर सकते हैं। और ये आपने खुद से भी बना के लाने हैं। आपका होमवर्क ये है कि 5 10 15 पिछला जो सेशन था उसमें भी मैंने ये एक्सरसाइज कराई थी। इस तरह से फिर ग्रामर जो है वो बोरिंग नहीं रहती, वो एक एंटरटेनमेंट बन जाती है जब आप इस तरह की चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस आप करते हैं। सो इसके बाद ये जब आप कर लें तो फिर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ हम आएंगे जो डायरेक्ट राइटिंग से लिंक है। अब राइटिंग से लिंक आप लोगों ने देख लिया है, पहले हमने एक पैराग्राफ कर लिया है और फिर नीचे हमने ये वाली चीजें इसमें कवर की हैं, ठीक है। बाकी रही बात इसकी ना, यहाँ पर कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है तो पूछ लें। मुश्किल है, आसान है, कल दोबारा रिपीट करना चाहिए, या समझ आ गई है, या थोड़े से मसाइल हैं, बता दीजिएगा। कुछ गुजारा हुआ है या इश्यूज हैं? इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर है या इसमें इशू आ रहा है? चलो ठीक है। अच्छा बस बहरहाल ये आपका होमवर्क है, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों से पैराग्राफ भी कंप्लीट डिस्कस करूंगा। अब टाइम भी थोड़ा सा कम रहता है। सो पैराग्राफ भी मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 मिनट। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेंगे तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक पैराग्राफ के अंदर कौन सी जरूरी चीजें होती हैं? टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए। एक टॉपिक सेंटेंस एक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। फिर सपोर्टिंग डिटेल है, फैक्ट्स फिगर एग्जांपल, और जो है एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसमें यूनिटी होनी चाहिए। टॉपिक्स डायरेक्टली लिंक, आपके बाकी सपोर्टिंग डिटेल नीचे बॉडी के टॉपिक जो है वो डायरेक्ट टॉपिक सेंटेंस है उसके लिंक होने चाहिए। कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये है कि ट्रांजिशन आप आइडियाज बहुत सारे लिखते हैं लफ्ज, उसमें स्मूथ फ्लो होना चाहिए, ठीक है। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने आखिर में लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर कल हम इंशाल्लाह फिर से डिटेल से भी बात कर लेंगे। आपने भी एक पैराग्राफ लिखकर वो आपने सेंड करना है चेकिंग करने के लिए, ठीक है। मैं आपको लाइव क्लास में फिर हम मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कल। कल इसी टाइम के ऊपर क्लास होगी। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो इसको ज़रूर सुन लीजिएगा और चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जो सेंटेंसेस का होमवर्क है वो भी है, और पैराग्राफ को सिर्फ देख लीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे पैराग्राफ के ऊपर ना। सो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल ही इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। सही है।